नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं एसएसटी के सीटेट का जो एग्जाम होने वाला है आपका 8 फरवरी को। तो उसमें सोशल स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया? कुषाण रूल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ पावर। बताएं जल्दी से, कौन सा था? कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया? तो पेशावर और मथुरा, पेशावर और मालवा, पेशावर और मथुरा, पेशावर वाराणसी, पेशावर और उज्जैन। तो भाई देखो, कुषाणों ने के जो शक्तिशाली केंद्र थे वहां पे जो शासन किया है वो है आपके पेशावर, जो पाकिस्तान में है अभी, और मथुरा। पेशावर और मथुरा, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखें हम। निम्नलिखित कथनों ए बी सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पढ़िए पढ़िए, मैं साइड से हो जाता हूं। अब देखिए, पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। क्या ये बात सही है? पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक का जो टाइम है उसे हम पुरा पाषाण काल कहते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। फिर दूसरा, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक पाषाण पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। तो बिल्कुल सही है ये भी, ऑप्शन सी। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। क्या ये बात सही है? ये भी बिल्कुल सही है। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं। ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। कहाँ मिल रहे हैं तीनों करेक्ट? डी में। डी में मिल रहे हैं ए बी सी, तीनों करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी, जिसमें बोला है ए बी सी, तीनों सही हैं। क्लियर? ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पे जाएंगे हम। At which of the following places Ashoka's inscriptions has been found in Greek and अरमाइक लैंग्वेज? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में पाए गए हैं? अशोक के अभिलेख, तो क्या कांधार है, टोपरा है, मास्की और कालसी? तो कांधार में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? कांधार में। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, जो आरमाइक भाषा में और ग्रीक भाषा में जो पाए गए हैं, वो कहाँ? कांधार में पाए गए हैं। ये याद रखना है आपको। अशोक के अभिलेख हो गए कांधार में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के बारे में सही है? तो देख लेते हैं हम। बिरसा आंदोलन, बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। क्या ये बात सही है? बिरसा मुंडा, बताओ भाई। तो ये तो गलत है। बी, बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। क्या ये बात सही है?
ये बात बिल्कुल सही है, बी। सी देखिए, बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध में बिरसा आंदोलन, नहीं नहीं, सुधारने के विरुद्ध में नहीं, सुधारने के पक्ष में था। तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला गलत, सी गलत। डी देखिए, बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। बिरसा मुंडा ने मिशनरी जो थी, क्रिश्चियन मिशनरी, और हिंदू लैंडलॉर्ड जो थे, जमींदार, उनका घोर विरोध किया। ये बिल्कुल सही बात है। तो बी और डी दो सही हैं इसमें, तो ए आंसर हो जाएगा, बी और डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ा हुआ है? श्री नारायण गुरु जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय से ही जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है? राजा राम मोहन राय से जुड़ा है। तो यहाँ राजा राम मोहन राय के बारे में ध्यान रखेंगे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के संस्थापक कहे जाते हैं ये। ठीक है, इनकी एक पत्रिका है, मैगजीन, पत्रिका का नाम है ब्राह्मणिकल मैगजीन। ब्राह्मणिकल मैगजीन ये राजा राम मोहन राय की है। अब देखो, ये राजा राम मोहन राय है, तो इनका नाम तो है राम मोहन रॉय। क्या नाम है? राम मोहन राय। इनको राजा की उपाधि किसने दी? इनको राजा की उपाधि दी है अकबर सेकंड ने। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी है। ठीक है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ये सब इन्होंने बनाए हैं शिक्षा में सुधार के लिए। आगे बात करेंगे, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? कास्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश। तो ध्यान रखना, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन, यानी कि एबोलिशन ऑफ कास्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Which of the following organization focused on abolition of caste during British rule in India? तो जाति प्रथा को खत्म करने पर किसने जोर दिया? तो सनातन धर्म सभा गलत, एशियाटिक सोसाइटी गलत, भारत धर्म और महामंडल गलत, सत्य शोधक समाज। किसने? सत्य शोधक समाज ने फोकस किया है जाति प्रथा के विरोध में, और जाति प्रथा का अंत होना चाहिए। अगला है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो एक किताब है, उस किताब का नाम ये रहा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक कौन है? ए ओ ह्यूम गलत, बदरुद्दीन तैयब जी गलत, रोमेश चंद्र गलत, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ही इस किताब के लेखक हैं, और इस किताब का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब यहाँ पे जैसे ए ओ ह्यूम आया है, तो ए ओ ह्यूम को हम किस लिए जानते हैं? तो सबसे ए ओ ह्यूम ये ब्रिटिश एक्स सिविल सर्वेंट है।
ये एक्स ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हैं। इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 1885 में बॉम्बे। ठीक, ध्यान रखेंगे। और एओयू ने तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट चेयरमैन बने, प्रेसिडेंट या चेयरमैन, प्रेसिडेंट वो कौन बने? W.T. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप इसको। अगला प्रश्न है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से रिलेटेड। अगला प्रश्न किससे रिलेटेड है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से रिलेटेड। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। भारतीय मानक समय किस मानक व्यामोत्तर पर आधारित है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब आप इसको समझो। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो, ये है 0 डिग्री जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जैसे ये वाली लाइन है, तो ये हो गया 82 डिग्री ईस्ट और 30 मिनट। ठीक है, ये क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो 0 डिग्री इक्वेटर है, और भारत यहाँ पे कहाँ लाई करता है? जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो इंडिया यहाँ लाई करता है, तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ये है। ठीक है, 82 डिग्री ईस्ट, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। आई होप याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसको देखो, इनमें से क्या दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? What makes days and nights and change of season possible? सीधा सीधा पूछा जा रहा है आपसे, दिन रात और ऋतु में परिवर्तन किस वजह से होता है? तो ये होता है, ए ऑप्शन है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली, बी रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली, रोटेशन ऑफ द अर्थ ओनली, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ओनली। तो भाई देखो, दिन और रात और मौसम और ऋतु परिवर्तन ये इस वजह से होता है, पहले रोटेट होती है पृथ्वी अपने एक्सिस पे और फिर सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ठीक है, उसकी वजह से होता है दिन और रात। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। अब देखो, ये है सन, ये है सूरज, ठीक, सूर्य है ये, सन। अब अर्थ क्या है? अपने एक्सिस पे खुद टिल्टेड है 23 डिग्री,
टिल्टेड है ऐसे, तो अपने एक्सिस पे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। कैसे घूमती है? अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है ऐसे, ये ऐसे है तो ये हिस्सा ऐसे जाएगा, ठीक, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो इसे कहते हैं रोटेशन। तो यहां क्या लिखेंगे? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूम जाती है? 24 घंटे में घूम जाती है। कितना? 60 डिग्री, सॉरी कितने? 360 डिग्री घूम जाती है। जैसे मैं हूं, अब मेरा फेस है आपके सामने, अब वेस्ट से ईस्ट, ये मेरा वेस्ट है और ये मेरा ईस्ट है, तो ऐसे घूमू मैं, ऐसे ऐसे, और फिर यों का त्यों आ जाऊं मैं, तो मैं बोलूंगा कि मैं 360 डिग्री घूम गया अपने एक्सिस पे, ये सिर और ये पैर। तो ऐसे ही अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, उसे रोटेशन कहते हैं। और पूरा 360 डिग्री एक बार में घूम जाती है, कितने टाइम में? 24 घंटे में, इसे कहते हैं रोटेशन। और जब यही पृथ्वी रोटेट करते करते सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जैसे ये सूर्य है तो ये पृथ्वी इसके आस पास चारों तरफ घूम के ऐसे फिर वापस आ जाएगी, इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। इसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना ही रिवॉल्यूशन कहलाता है। रिवॉल्यूशन कहलाता है। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा देती है 365 दिन और 365 दिन में ये चक्कर लगा देती है। ठीक है, समझ गए? अब सूर्य का चक्कर जो पृथ्वी लगाती है उसकी वजह से पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन, ऋतुओं परिवर्तन होती हैं, सर्दी गर्मी, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे रोटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी रोटेट करते करते सूर्य का चक्कर लगाती है, उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। और रिवॉल्यूशन के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुओं परिवर्तन होती है। तो ये चीज याद रखना आप। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है भाई? आगे देखिए, सवाल दिया है, अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स which means 15 degree an hour. What it is 12 noon at Greenwich, the time at 30 degree east of Greenwich will be. अब आप समझिए क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है टाइम कहाँ का गिवन है, हाँ, what it is 12 noon at Greenwich। यहां मैं डायग्राम बनाता हूं, देखो, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसी को बोलते हैं ग्रीनविच। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच बोलते हैं इसको। अब ये कह रहा है सवाल कह रहा है 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पर, तो 30 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा? 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पर,
यानी कि यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो 12 बज रहे हैं पीएम, नून के, यानी कि दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम होगा? तो ध्यान रखो, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब ये टाइम पूछ रहा है आपसे, मान लो यहाँ पे ये टाइम पूछ रहा है 30 डिग्री ईस्ट, टाइम बताना है आपको। करते हैं कैलकुलेट। 15 से डिवाइड करो, 15 दूनी 30, जीरो। तो ये 2 आवर्स आ गए, 2 आवर्स आ गए। अब ध्यान रखना, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो हमें समय ज़्यादा मिलता है, गेन होता है एक्स्ट्रा टाइम, तो हम उसे ऐड कर देते हैं। और वेस्ट में जाते हैं तो उस टाइम का लॉस होता है, इसलिए हम सबट्रैक्ट यानी कि घटा देते हैं। तो यहाँ ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जाएंगे हम, तो गेन होगा, तो ऐड करेंगे। तो 2 घंटे निकल के आया, तो 12 बज रहे हैं दिन के, उसमें 2 घंटे जोड़ दो। तो अगर यहाँ 12 बज रहे हैं दिन के तो 2 घंटे जोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि 2 आया है, तो यहाँ पे 2 और पीएम हो जाएगा। क्या होगा? 2 पीएम। क्लास में बताया मैंने अच्छे से, तो आंसर इसका हो जाएगा 2 पीएम। क्या होगा इसका आंसर? 2 पीएम हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे देखिए, इस सवाल को पढ़ेंगे। ग्रेनाइट आर सॉलिड रॉक्स and desirable for buildings, ornamental purpose and as grinding stone। जो ग्रेनाइट होती है, कथन क्या दे रखा है? ग्रेनाइट ठोस चट्टाने हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। कारण पढ़ते हैं। They have large grains due to a very slow cooling process deep down inside the earth's crust। पृथ्वी की क्रस्ट के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। क्या ये सही बात है? ग्रेनाइट, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो ग्रेनाइट है वो इग्नियस रॉक्स का उदाहरण है, इग्नियस रॉक्स का उदाहरण है, यानी कि आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अब और समझें अगर हम इसको ज्यादा थोड़ा सा, तो देखो ये जो आग्नेय चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टाने, ये फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं। एक को कहते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरे को कहते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस
रॉक्स और दूसरे को बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है। निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण देखो, जैसे ये सतह है और यहां से ये लावा लावा चैम्बर फटेगा, मैग्मा फटेगा, तो ऊपर क्या निकलेगा, ऐसे 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 लावा जमा होता जाता है, ऐसे ऐसे लावा सतह पर जमा होता जाता है। लेकिन यहाँ पे चैम्बर फटा तो कुछ लावा यहाँ पे भी इकट्ठा हो जाता है अंदर जमीन के। तो ध्यान रखना, लावा मैग्मा फटने से लावा बाहर निकलता है और फिर ये लावा ठंडा होने लगता है, ठंडा होने लगता है और फिर ठोस हो जाता है, ठोस हो जाता है। यही प्रोसेस ये अंदर होती है। तो लावा बाहर निकलने से बाहर ये जो चट्टान का निर्माण हुआ है, इसे कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और ये जो अंदर वाली है इसको कहेंगे इंट्रूसिव। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का उदाहरण हो जाएगा ग्रेनाइट, और ये है बेसाल्ट। समझ गए? आई होप क्लियर है। आगे देखो, तो ये तो आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखो, रिसोर्सेस रिसोर्सेस से संबंधित है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। देखो, नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें, कर लेते हैं भाई। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और मानव की क्रियाओं से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो ये गलत बात है, पड़ता है बिल्कुल। बी, renewable resource get replenished quickly as compared to non renewable resources। हाँ, ये सही है, जल्दी बन जाते हैं ये, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं बनते। रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाएगा आपका जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाएगा जैसे कि कोयला, पेट्रोल। ठीक है, ये आ जाएगा। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे, अगला, what will be the sequence of the process of taking out minerals from rocks it it you move from earth surface to inner layer? ध्यान रखिए, जैसे ये डायग्राम बना रहा हूं मैं, अब ये आपका क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर।
आपसे कहा जा रहा है सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तह तक जाते हैं। अगर आप ऐसे मूव करते हैं, अंदर जाते हैं, तो क्या होगा इसका तरीका, क्रम क्या होगा, खनिज निकालने का क्रम क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। ए में बोल रहा है ओपन कास्ट माइनिंग की जाएगी, बी साफ्ट माइनिंग की जाएगी, सी क्वेरिंग आखनन किया जाएगा। तो सबसे पहले आखनन होता है, उसके बाद जैसे मैं यहां लिखूं, सबसे पहले सी होगा आखनन, उसके बाद फिर ओपन कास्ट माइनिंग होती है ए, और फिर साफ्ट माइनिंग होती है ड्रिल, तो बी लास्ट में आएगा, सी ए बी, यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा। आगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रैक्टिस के लिए आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देयर आर एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, यहाँ भारी बारिश होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब झूम खेती कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। इट इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ क्विक हैवी रेनफॉल, सही बात है। यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है। इट इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ क्विक रीजनरेशन, एंड इसे कर्तन एवं दहन कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। तीनों सही है, ए बी सी, झूम खेती के रिगार्डिंग तीनों सही है। क्लियर है? आगे देखिए, ये चाइनीज ट्रेवलर से रिलेटेड है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीनी के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। पंजाब एवं तमिलनाडु गलत, केरला और लद्दाख में है। केरला और लद्दाख में अरबी व्यापारी और चीनी व्यापारी के सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे आइए। यहां देखो, भारत के भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो पहला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर हेड। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है मंत्री प्लस उनका मुखिया। तो मुखिया तो प्रधानमंत्री होता है, तो इसके द्वारा नहीं होता। बी, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है जहां हम और आप लोग यानी कि जनता वोट करे। तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में हम वोट देने जाते हैं? नहीं जाते, ये भी नहीं होगा। सी, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कौन कौन भाग लेता है? कौन कौन भाग लेता है? तो नंबर एक, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया।
सभी विधानसभाओं के एमएलए और एमपी वोट देते हैं, बिल्कुल सही है। इनसे मिलकर ही एक ग्रुप बनता है जिसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य वोट देने जाते हैं। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखें। Our constitution ensures that government system doesn't involve only a few privileged people making decision for everyone. There are different levels of government which derive their authority from the constitution. हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेष अधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती है, बल्कि सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित व्याख्या के आधार पर, ये जो व्याख्या की है उस आधार पर निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है भारतीय संविधान। तो भारत संघवाद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संघवाद। फेडरलिज्म, इसका मतलब क्या है? सरकार केंद्र के स्तर पे काम करती है, राज्य के स्तर पे भी काम करती है, अब तो स्थानीय स्तर पे भी काम करती है, लोकल लेवल पे भी काम करती है। तो यह व्याख्या क्या बता रही है? यह व्याख्या बता रही है भारत की संघवादीय प्रणाली के बारे में। इंडियन सेलिब्रेट रिपब्लिक डे इन ऑर्डर टू मार्क। क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं? भारत में अभी 26 जनवरी निकल के गया है, तो क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे 26 जनवरी को? ए, इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था इस दिन, गलत। इंडिया को आजादी मिली थी इस दिन, गलत। एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू हुआ था इस दिन, बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी, यानी कि देश आजाद हुआ था। तो ये याद रखेंगे आप। अगला पढ़ें, हिंदू एक्ट से संबंधित है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? यह बेटियों को विवाह के बाद भी पैतृक कुलनाम रखने का अधिकार देता है, गलत। यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है, बिल्कुल सही, ये सही है। सी, यह सबसे बड़ी संतान यानी कि लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है, गलत। यह केवल गैर विवाहित बेटियों को पिता के जमीन पर अधिकार देता है, ये भी गलत है। तो जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 है, इज अ स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जेंडर इक्वलिटी मतलब लैंगिक समानता कहाँ दिखाता है ये? तो बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है, ये है लैंगिक समानता। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे हम बात करें,
यहां देखो एक व्याख्या दी गई है, एक्सप्लेनेशन। राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है, बेकरी। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील उसको दिया जाएगा मुफ्त में, लॉयर। तो आर्टिकल 39A क्या है? आर्टिकल 39A इधर देखो। तो ये सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये डीपीएसपी का आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या कहा गया है? फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड यानी कि मुफ्त कानूनी मदद। इस आर्टिकल के तहत राम्या को वकील दिया जाएगा, भले ही उसके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? रीड द assertion एंड रीजनिंग एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। दोनों को पढ़ना है और सही उत्तर सर्च करना है। पहला पढ़ते हैं। ऊपरी न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे, फैसला सुनाए, तो वो निचली अदालत यानी कि हाई कोर्ट्स को मानने पड़ेंगे। हाई कोर्ट अगर फैसला सुनाता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा। और रीजन, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पर आता है, उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट मानेंगे, हाई कोर्ट का फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेंगे। तो दोनों ही सही है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरास्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? साइट का मतलब क्या है हिस्ट्री में? तो ए, वह स्थान जहां पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता था उसे साइट कहते हैं, गलत। वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों उसे साइट कहते हैं, बिल्कुल सही। जैसे कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा हड़प्पा सिविलाइजेशन की है ना, तो ये स्थल है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? अगला देखो। स्वदेशी मूवमेंट आफ्टर द डिवीजन ऑफ बंगाल इन 1905 was also known as वंदे मातरम मूवमेंट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? स्वदेशी मूवमेंट देखो, 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है, 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन को भारत में एक जगह वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वो जगह कौन सी है? वो है आंध्र। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला, प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। इनमें से 2 हैं वायुमंडल और जैव मंडल, बाकी 2 कौन से हैं? देयर आर 4 डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट, 2 आर एटमोस्फेयर एंड बायोस्फीयर, अदर रिमेनिंग 2 कौन से हैं? तो देखो, यहां पे ध्यान रखना, एटमोस्फेयर की हम बात करें तो लिथोस्फेयर आता है, हाइड्रोस्फेयर आता है,
एटमॉस्फेयर आता है, और इन तीनों का मिक्स करके जो जगह बनती है वो उसे कहते हैं बायोस्फीयर। तो क्वेश्चन में दिया है बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, यानी कि ये दिया है क्वेश्चन में और ये दिया है, तो बचे दो कौन से हो गए, लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये आंसर हो जाएगा, बाकी के दो पूछे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए कुछ क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही आएंगे। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।